हेलो बच्चों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज फिर से हम ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करेंगे। हमारा चैप्टर चल रहा है फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं। इस चैप्टर से आपको किस प्रकार के ऑब्जेक्टिव मिल सकते हैं, तो हम एनसीईआरटी का सार लेकर आए हैं। एनसीईआरटी के हर पेज से हम ऑब्जेक्टिव निकाल के लाए हैं। यह आपको एग्ज़ाम में हेल्प करेगा और इससे आपको अच्छे नंबर मिल सकते हैं। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, यौगिक की सही परिभाषा क्या है? तो यौगिक हम जानते हैं कि जब दो या दो से अधिक पदार्थों को एक निश्चित अनुपात में मिलाते हैं तो यौगिक प्राप्त होता है। और जब हम मिलाते हैं दो या दो से अधिक पदार्थों को तो उनका रासायनिक रूप से संयोजन होता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा दो या दो से अधिक तत्वों का रासायनिक रूप से संयोजन। अगला प्रश्न देखते हैं हम। वैशेषिका सूत्र पुस्तक किसने लिखी? तो महर्षि कणाद ने इस पुस्तक को लिखा था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा यौगिक का उदाहरण है? तो इसमें केवल सोडियम क्लोराइड ही यौगिक का उदाहरण है, बाकी सब अणु के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है, सिस्प्लाटिन तथा टेक्सोल औषधियों का उपयोग कौन सी बीमारी के लिए किया जाता है? तो इसका उपयोग हम कैंसर की बीमारी के लिए करते हैं। अगला प्रश्न है, यौगिक की विशेषता क्या होती है? तो अभी हमने देखा है कि जिनका अनुपात निश्चित होता है उसे हम यौगिक कहते हैं, या दो से अधिक पदार्थों को जब निश्चित अनुपात में हम मिलाते हैं तो बनने वाले पदार्थ को यौगिक कहा जाता है। तो इसमें सी ऑप्शन सही है, इसके संघटक तत्व निश्चित अनुपात में होते हैं। अगला प्रश्न है, सीमांत अभिकर्मक वह होता है? तो सीमांत अभिकर्मक किसे कहते हैं? तो वे अभिकर्मक जो अभिक्रिया में पहले समाप्त हो जाते हैं तथा उत्पाद की मात्रा को सीमित कर देते हैं, उसे हम सीमांत अभिकर्मक कहते हैं। तो सीमांत अभिकर्मक के द्वारा उत्पाद की जो मात्रा होती है वो सीमित हो जाती है। तो इसका सही ऑप्शन होगा बी, जो सबसे कम उत्पाद बनाता है और उत्पाद की मात्रा को ये सीमित कर देते हैं। अगला प्रश्न है, 0.2 मोल कैल्शियम कार्बोनेट का द्रव्यमान क्या होगा? तो हम जानते हैं कि मोल बराबर होता है भार बटे अणुभार। तो यहाँ पर मोल दिए गए हैं, एन का मान दिया गया है और हमसे द्रव्यमान पूछा गया है। तो आप एम को इधर लाकर मोल से जब गुणा करेंगे तो हमें कैल्शियम कार्बोनेट का द्रव्यमान मिल जाएगा। तो 0.2 का 100 में गुणा कर दीजिए तो हमें मिलेगा 20 ग्राम। 100 ग्राम जो होता है ये कैल्शियम कार्बोनेट का अणुभार होता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा बी। अगला प्रश्न है, मिश्रण की कौन सी विशेषता सही है? तो मिश्रण जो होते हैं इन्हें हम भौतिक विधियों द्वारा पृथक कर सकते हैं। तो इसका सी ऑप्शन सही है। तो भौतिक विधियों के द्वारा हम मिश्रण को अलग कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, मिश्रण को मुख्य रूप से कितने प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है? तो दो प्रकार होते हैं मिश्रण के, जिसे हम समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण कहते हैं। तो सही ऑप्शन होगा ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा मिश्रण समांगी होगा? तो नमक और जल जो होता है वो एक समांगी मिश्रण का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, 2 मोल अमोनिया के कुल कितने परमाणु होंगे? तो यहाँ पर परमाणु की संख्या हमसे पूछी है और अमोनिया के मोल दिए गए हैं 2। तो टोटल 2 मोल हैं और अमोनिया में 3 हाइड्रोजन और 1 नाइट्रोजन है, तो टोटल 4 परमाणु इसमें हैं। तो 2 गुणित 4 और 1 मोल अमोनिया बराबर होता है 6.022 गुणित 10⁻23। तो यहाँ पर 2 गुणित 4 और जो एवोगेड्रो संख्या होती है उसका यदि हम गुणा कर देते हैं तो एग्जैक्ट हमको परमाणु की संख्या मिल जाएगी। तो इसका सही ऑप्शन होगा
ए 2 × 4 × 6.022 × 10⁻23। अगला प्रश्न है विषमांगी मिश्रण की विशेषता क्या है। तो विषमांगी मिश्रण को हम आसानी से पहचान सकते हैं, तो इसका सही ऑप्शन होगा डी। तो जब भी हम रेत को पानी में डालते हैं तो रेत अलग दिखाई देती है और पानी हमको अलग दिखाई देता है। तो विषमांगी मिश्रण को हम उसके जो घटक है जो उसमें मिलाया गया है उसे हम आसानी से पहचान सकते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा विषमांगी मिश्रण का उदाहरण है। तो इसमें मिट्टी और जो पानी होता है वो विषमांगी मिश्रण का उदाहरण है। बाकी हवा भी एक प्रकार से समांगी मिश्रण होता है। चीनी का घोल भी, दूध भी एक प्रकार का समांगी मिश्रण है। तो मिट्टी और पानी का जो मिश्रण होता है वो एक प्रकार का विषमांगी मिश्रण होता है। इसमें मिट्टी और पानी हमको अलग अलग दिखाई देगी। अगला प्रश्न है 1 लीटर में कितना घन सेंटीमीटर होता है। तो 1 लीटर में 1000 घन सेंटीमीटर होता है। इम्पोर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया है एग्जाम में। अगला प्रश्न है समांगी मिश्रण में घटक पदार्थ होते हैं। तो समांगी मिश्रण में जो घटक पदार्थ होते हैं वो एक ही अवस्था में होते हैं और समान रूप से वो वितरित हो जाते हैं। यहाँ पर एक ही अवस्था में होने का अर्थ यह है कि जब हम दो पदार्थों को आपस में मिलाते हैं और वो एक दूसरे में घुल मिल जाते हैं तो एक ही अवस्था उनकी हो जाती है तथा उनके जो कण होते हैं वो समान रूप से उस विलयन में वितरित रहते हैं। तो ये समांगी मिश्रण में घटक जो पदार्थ होते हैं उनमें एक ही अवस्था होती है तथा उनके जो कण होते हैं वो समान रूप से वितरित रहते हैं। तो सही ऑप्शन होगा इसका ए। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा एक समांगी मिश्रण नहीं है। इसमें हमको बताना है कि कौन सा समांगी मिश्रण नहीं होता है। तो यहाँ पर जो दूध है वो समांगी मिश्रण नहीं है, जबकि यह होता है विषमांगी प्रकृति का होता है। जबकि स्टील, वायुमंडलीय वायु और सिरका ये एक प्रकार का समांगी मिश्रण होता है, जबकि दूध जो होता है वो विषमांगी प्रकृति का होता है, एक कोलाइडी विलयन है। तो इसका सही आंसर होगा डी। अगला प्रश्न है नींबू पानी किस प्रकार का मिश्रण होता है। तो हम जानते हैं कि जब हम नींबू को पानी में घोलते हैं तो पूर्ण रूप से नींबू घुल जाता है, नींबू पानी बन जाता है। तो एक प्रकार का ये समांगी मिश्रण होता है। तो बी ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न है द्रव्यमान किसका माप होता है। तो द्रव्यमान जो होता है वो वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा होती है। तो किसी वस्तु में जो पदार्थ की मात्रा है उसे हम द्रव्यमान कहते हैं। तो इसका बी ऑप्शन सही है। द्रव्यमान की एसआई इकाई क्या होती है। तो एसआई मात्रक जो होता है इसका किलोग्राम होता है। निम्नलिखित में कौन सा शुद्ध पदार्थ का उदाहरण है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो शुद्ध पदार्थ है। बाकी दूध एक प्रकार का विषमांगी या कोलाइडी विलयन होता है। नमक का पानी भी एक प्रकार का विलयन है और हवा भी एक प्रकार का समांगी मिश्रण होता है। तो यहाँ पर केवल ऑक्सीजन गैस जो है वो शुद्ध पदार्थ का उदाहरण है। सबसे पुराना आयुर्वेदिक ग्रंथ कौन सा है। तो सबसे पुराना जो आयुर्वेदिक ग्रंथ है उसका नाम है चरक संहिता। तो सही ऑप्शन होगा पहला। शुद्ध पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। तो वो दो प्रकार कौन कौन से हैं। तो एक होता है तत्व और दूसरा होता है यौगिक। तो सी ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न है यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी पर 10 किलोग्राम है तो चंद्रमा पर उसका द्रव्यमान क्या होगा। तो 10 किलोग्राम ही रहेगा, क्योंकि द्रव्यमान स्थान बदलने से नहीं बदलता है जबकि भार बदल जाता है।
तो यहाँ पर 10 किलोग्राम ही रहेगा। तो सी ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा द्रव्यमान को प्रभावित नहीं करता है? तो गुरुत्वाकर्षण जो है वो अभी हमने देखा है कि द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो गुरुत्वाकर्षण के कारण द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो सही ऑप्शन होगा गुरुत्वाकर्षण। ऑप्शन ए इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, फ़ारेनहाइट पैमाने पर जल का क्वथनांक कितना होता है? तो ये जो क्वथनांक होता है वो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो जल का क्वथनांक जो होता है वो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अगला प्रश्न है, एसिटिक अम्ल का मूलानुपाती सूत्र क्या होता है? तो मूलानुपाती सूत्र वे सूत्र होते हैं जो किसी यौगिक में उपस्थित तत्वों को सरल अनुपात में हमको बताता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा एसिटिक अम्ल का सेकंड CH2O, क्योंकि एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है CH3COOH। तो यहाँ पर जो मूलानुपाती सूत्र है वो CH2O होगा। भार का SI इकाई क्या है? SI मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन होता है। अगला प्रश्न है, द्रव्य बड़े स्तर पर दो प्रकार के होते हैं, तो कौन से होते हैं? तो वो होता है शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। बी ऑप्शन इसका सही है। द्रव्य को बड़े स्तर पर दो प्रकार में बांटा गया है, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। भार किस पर निर्भर करता है? तो भार जो होता है द्रव्यमान और गुरुत्वाकर्षण बल दोनों पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कितने सार्थक अंक है? तो इसमें सार्थक अंक के यदि आपने नियम पढ़े हैं तो पीछे वाले जो अंक हैं उसी को हम सार्थक अंक कहते हैं। स्टार्टिंग के शून्य को काउंट नहीं करते हैं। तो 4 5 6 0 4 अंक है, तो इसका सही ऑप्शन होगा ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सार्थक अंकों के बारे में सही है? तो सही कथन हमको बताना है। तो सभी शून्य सार्थक होते हैं, ये गलत है। केवल दशमलव के बाद के शून्य सार्थक होते हैं, ये भी गलत है। केवल प्रारंभिक शून्य सार्थक होते हैं, ये भी गलत है। प्रारंभिक शून्य कभी सार्थक नहीं होते हैं, तो ये ऑप्शन सही है। तो स्टार्टिंग के जो शून्य होते हैं उसे हम काउंट नहीं करते हैं। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर क्यों कम हो जाता है? तो इसका कारण गुरुत्वाकर्षण बल कम होना है। तो सी ऑप्शन इसका सही है। तो भार चंद्रमा पर परिवर्तित हो जाता है जबकि द्रव्यमान नहीं होता है। अगला प्रश्न देखते हैं हम, आयतन किसका माप है? तो आयतन जो होता है वो स्थान का माप है। कोई वस्तु कितना स्थान घेरती है उसी को हम आयतन कहते हैं। एसआई प्रणाली में आयतन की इकाई क्या होती है? तो इसकी होती है घन मीटर। अगला प्रश्न है, घनत्व का सूत्र क्या है? तो घनत्व का सूत्र होता है द्रव्यमान बटे आयतन। अगला प्रश्न है, एसआई इकाई घनत्व की क्या है? तो एसआई में हम किलोग्राम प्रति घन मीटर मानते हैं, तो इसकी इकाई होती है किलोग्राम प्रति घन मीटर, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है द्रव्यमान बटे आयतन। तो द्रव्यमान को किलोग्राम में और आयतन को घन मीटर में मापा जाता है, इसलिए इसकी इकाई होगी किलोग्राम प्रति घन मीटर। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम कुछ और इस चैप्टर के भी कुछ और इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव बाकी हैं जो हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।